आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है संविधान का निर्माण। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल लगभग 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से शुरू हुई और लगभग जो है 250 से 300 साल तक यहाँ पे शासन करती रही। काफ़ी लड़ाइयाँ लंबी चली, कहीं विद्रोह हुए, कहीं आंदोलन हुई, ठीक है। कई पार्टियों ने अपना अपना व्यक्तिगत रूप से, अपनी पार्टी के संस्थागत रूप से देश को आज़ाद कराने के लिए कई सारी लड़ाइयों का सामना किए, विद्रोह किए, आंदोलनें चलाई। उसमें से प्रमुख जो है गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। तो बात आती है कि जब देश को आज़ादी चाहिए था तो इन सभी के माध्यम से आज़ादी तो अब मिलने वाली आ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है उसके बाद से जो है ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता सौंपना चाहती है। तो बात आती है कि अंग्रेज ये भी कहते हैं कि शासन चलेगा कैसे, कि भारत के पास उतना अनुभव तो नहीं है कि वो अपना शासन चला पाए। लेकिन ऐसी बात तो थी नहीं। उस समय कांग्रेस की पार्टी जो थी, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूँ कहें तो पूर्व से ही वह तैयारी करते आ रही थी कि संविधान, जिस दिन हम लोग का संविधान बनेगा उस दिन संविधान का स्वरूप कैसा होगा। कई सारे, ठीक है ना, कई सारे अधिवेशनों में इसकी चर्चा की गई। कई सारे अधिवेशनों में जो है स्वराज की बात की गई, ठीक है। तो बात आती है कि ठीक है, अंग्रेजों ने हमें अपना जो संविधान बनाने के लिए सौंप दिया, सत्ता हस्तांतरित करना चाहती थी। तो इसके पहले हम थोड़ा इतिहास की तरफ जाए तो ये जानना हमें आवश्यक होगा कि संविधान की मांग कब से शुरू हुई, ठीक है। तो संविधान की जब मांग की बात की जाए, स्वाधीनता की जब मांग की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है सबसे पहले हम देखते हैं इसका मांग, ठीक है ना। इसकी जो मांग थी, स्वाधीनता की मांग थी, संविधान बनाने की जो मांग थी, ये सारी चीज़ जो है सबसे पहले 1895 में शुरू होता है, जिसको तिलक ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द को जो है, मतलब स्वराज जो ये था अधिकार, इसी में इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लाया। हालांकि स्वराज शब्द की सबसे पहले जो है था शब्द दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। लेकिन स्वराज को प्रयोग में लाया कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिएगा 1 मिनट। चलिए, तो ये था कि सबसे पहले संविधान की मांग कहें या स्वाधीनता की मांग करें, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ जो है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करी थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद से जब बात आता है, ठीक है ना, कई सारी चीज़ें चली। इसके बाद एक समय आता है 1934, ठीक है ना। 1934 में संविधान सभा के मांग का विचार जो है, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने बहुत पहले कहा था। उस समय ये मान सकते हैं कि हाँ, आज़ादी तो सब चाहते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो थे व्यापक रूप से कहा, या उस समय के दौर में इन्होंने नहीं कहा था, जिस समय एकदम अब अति हो गया था, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं थी। तो इनकी बातें थी शुरुआती। लेकिन 1934 की जब बात आती है तो यहाँ पे M.N. रॉय, ठीक है ना, M.N. रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। तो M.N. रॉय ने पहली बार आधिकारिक रूप से ये संविधान सभा के गठन की मांग की थी, संविधान सभा के गठन की मांग की थी। याद रखिएगा, ठीक है ना, ये 36 था, 34 नहीं था, अभी याद है यार। देखिए 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था ना, तो ठीक 35 के बाद जो है ये 36 में M.N. राय ने आधिकारिक रूप से भारत की जो है, भारत की तरफ से कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो था आईएनसी की
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी ना, इसकी फैजपुर अधिवेशन में हुई थी। याद रखेंगे किस अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में मानवेंद्र नाथ रॉय ने, MN रॉय ने आधिकारिक रूप से ये क्या बोलते हैं कि संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद से जब हम देखते हैं एक समय आता है 1938, ठीक है ना, 1938 आता है जहां पे जवाहरलाल नेहरू की बात आती है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे जो यूं कहे बड़ी हस्तियों में ये शुमार हैं जवाहरलाल नेहरू। जब आप पढ़ रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू का अपना एक युग है, महात्मा गांधी का अपना एक युग है। तो ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया, सबसे पहले ये मांग की कि ठीक है भाई, संविधान सभा का गठन होगा लेकिन मतदान के आधार पर होगा। लेकिन जो है किसके आधार पर होगा? मतदान के आधार पर। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात कही थी कि मतदान के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा का गठन मतदान के द्वारा किया जाएगा। लेकिन आप जब संविधान सभा, जब इनकी बात आ गई कि मतदान के द्वारा होगा, तो आप थोड़ा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि संविधान सभा की जब चुनाव हो रही थी जुलाई में, ठीक ना, जुलाई अगस्त 1946 में, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसमें से कहीं मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, अगर नहीं कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप नोटबुक उठाइए, उस पर नोट करते जाइए। हर एक बात जो है, कोई भी इसमें कचरा टाइप की कोई भी शब्द का या वाक्य का इसमें मैंने प्रयोग ही नहीं करना है। ठीक है ना, एक एक टॉपिक, हर जो वाक्य है वो आपके एग्जाम के व्यू से जरूरी है। तो याद रखिएगा कि जुलाई अगस्त 1946 में जब संविधान सभा के लिए चुना जाना था, सदस्यों का चुनाव होना था, तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि मतदान के आधार पर होगा। जिस तरह से आज के डेट में हम लोग मतदान कर रहे हैं, मतदान करने के बाद से संसदों को चुनते हैं, संसद के फिर वहाँ पे जाकर अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री के बाद से मंत्री परिषद का गठन होता है, तो ये आज के टाइम में होता है। लेकिन उस समय भी इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू कहा था कि मतदान के आधार पर होगा, लेकिन ये संभव नहीं था। इसीलिए जब यहाँ पे सदस्य चुन के आते हैं तो वह जो है विभिन्न जातियों से, जैसे कि SC ST OBC BC, ठीक है ना, या किसी विशेष जो भी थे उनके प्रतिनिधि के तौर पे आते हैं, ना कि डायरेक्ट चुन के आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं ये, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए नहीं थे। फिर उसके बाद चुनाव होती है तो सब वहीं आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये कहा कि संविधान सभा का जो गठन होगा वह किसके आधार पर होगा? मतदान के आधार पर। इन्होंने कब कहा था? 1938 में। ठीक है, इस बात को 1940 में जो है संविधान सभा के द्वारा इसको क्या कर लिया गया? देखिए, संविधान सभा का गठन तो बाद में होता है, लेकिन इसको जो है आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया कब? 1940 में। ठीक है ना, 1940 में स्वीकार किया गया। और 1940 क्यों महत्वपूर्ण है? 1940 महत्वपूर्ण है अगस्त प्रस्ताव के लिए। किस लिए? अगस्त प्रस्ताव के लिए। ठीक है ना, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगस्त प्रस्ताव के लिए जो है 1940 जो है यह दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रस्ताव को ही देखिए 1940 में जब इस बात को जो है 1940 में जब मतदान को स्वीकारा गया कि ठीक है मतदान के आधार पर होगा, तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। 1940 में 1940 के प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। और इसी प्रस्ताव में जो है ये स्वीकार किया गया जो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि संविधान सभा का गठन जो होगा वह मतदान के आधार पर होगा। तो इसको जो है किसमें? अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से एक डेट आता है 1942। ठीक है ना, ये जो है आपको याद होगा क्रिप्स मिशन। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन काफी महत्वपूर्ण है क्रिप्स मिशन। वर्षों की तपस्या इस दिन पूरी होती है। वर्षों की तपस्या जो है कब पूरी होती है? 1942 को। ठीक है ना,
तो 1942 को क्रिप्स मिशन आता है, जो कि ये कहता है कि स्वतंत्र जो मतलब स्वतंत्र ये भारत है, अब भारत लगभग स्वतंत्र हो चुका था इसके बाद, ठीक है, बस उसको संविधान बना के अपने आप को जो है एक नियम कानून के अंदर ढाल लेना था, ठीक है ना। तो स्वतंत्र तो लगभग हो चुका था, ठीक है, बस संविधान बनाना था और उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र कर लेना था, मतलब एक आधिकारिक रूप से, एक दस्तावेजी रूप से। तो स्वतंत्र संविधान का निर्माण के लिए इसने प्रस्ताव लाया, ठीक है ना। कह रहा है कि ठीक है आप स्वतंत्र होंगे, ठीक है ना, तो स्वतंत्र संविधान आप बनाएंगे, स्वतंत्र संविधान बनाएंगे तो आपको इसके लिए निर्माण तो करना पड़ेगा ना। आप अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे तो आप अपने देश को कैसे चलाएंगे, आपके लिए एक तो लिखित प्रणाली होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो इसके लिए जो है, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में 3 लोग थे, ठीक है ना, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्रिप्स मिशन में 3 लोग थे, ठीक है ना। एक तो क्रिप्स जो थे इनके हेड, ठीक है ना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इनका पूरा नाम था। एक ये थे, एक थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर, एक थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासन था तो ये इंग्लैंड से आए हुए थे क्रिप्स मिशन, वो जो है अपना ये क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर आए थे, ठीक है ना, जिसमें ये कहा गया था कि स्वतंत्रता अधिनियम जो है, स्वतंत्रता जो अधिनियम है, जो स्वतंत्र संविधान का निर्माण का प्रस्ताव लेकर आए थे कि भाई चलिए अब आप इसको अपना बनाना शुरू कीजिए। तो इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था, जो क्रिप्स मिशन आया था, प्रस्ताव आया था, तो इसको जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है ना। उनकी क्या थी, लीग की एक अलग मांग थी, ठीक है ना। लीग की मांग ये थी, ये चाहते थे कि भाई हमको एक अलग देश के रूप में दिया जाए, मतलब भारत को 2 हिस्सों में बांटकर माने एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग की देन ही है कि जो आज पाकिस्तान है। तो देखिए, हालांकि मुस्लिम लीग को जब हम बाद में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग के जो भी बच जाते हैं भारत के अंदर, वो जो है संविधान सभा का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। सभी लोग नहीं गए, मुस्लिम लीग के जो भी थे वो सभी जो है पाकिस्तान नहीं गए, कुछ जो भारत में बचे थे वह संविधान सभा का हिस्सा बने। तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। उनकी मांग थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांटिए और जिससे कि हमें अपनी संविधान सभा जो है बनाना पड़े, मतलब हम अपनी संविधान जो है सभा का गठन करें, हम अपने देश के लिए संविधान बनाएं, हम अलग संविधान बनाएं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो थी संविधान सभा के मांग के तौर पर थी, ठीक है ना। मांग कहाँ से शुरू होती है, तिलक से, और कहाँ खत्म होती है, क्रिप्स मिशन के बाद जो है मुस्लिम लीग की मांग तक, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि इसके ठीक बाद वाली जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रश्न पे आधारित जो हैं, प्रश्नों पे आधारित पूरी चीज़ की डिटेल की चर्चा की जाएगी, डिस्क्रिप्शनों की इसकी चर्चा की जाएगी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे चीज़ करना है। तो ये हो गया आपका क्या, मांग। अगर हम बात करें गठन की, कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या चीज़ें हैं इसमें विशेष तौर पर, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए, संविधान सभा का गठन जो होता है, देखिए एक आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, एक आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं, आप इसको कैबिनेट योजना कहिए या मिशन कहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपको आती है कैबिनेट मिशन 1946 में, आप याद रखेंगे कब आती है, 1946 में। कब आती है, 1946 में। और 1946 में कब आता है, नवंबर में, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट जो है थोड़ा दिमाग से उतर रहा है इसलिए मैं डेट नहीं बता पा रहा हूँ। तो जो है 1946 में ये आपका संविधान सभा का गठन होता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए गए प्रस्ताव के तहत, क्या, कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए गए प्रस्ताव के तहत जो है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। नवंबर 1946 में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। लेकिन बैठक जो होती है वो दिसंबर 11 को होती है। क्या, दिसंबर 11 से शुरू होती है। संविधान सभा का भी गठन होता है। क्या हो रहा है, गठन हो रहा है, बनाया जा रहा है कि संविधान सभा कैसे बनेगा, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है सुझाव दिया जा रहा है कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाए,
ठीक है ना, संविधान सभा का गठन किया जाए। और इस गठन की विशेषता देखिए क्या है, इस गठन की विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई थी, ठीक है ना, क्या क्या इस कैबिनेट मिशन में कहा गया था। तो कुछ पॉइंट है, आप पॉइंट थोड़ा नोट इसको कर लेंगे, ठीक है ना। एक नंबर में है क्या कि कैबिनेट मिशन में बताया गया था कि इस संविधान को बनाने के लिए पूरी 389 सदस्य होंगे, 389 क्या होंगे, संविधान सभा के सदस्य होंगे। लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही थी, यहाँ पे जो बात हो रही थी मुस्लिम लीग की मांग की, अभी मुस्लिम लीग यहाँ अलग नहीं हुई है, अभी मुस्लिम लीग जो है अलग नहीं हुई है, ठीक है ना। तो उनको जोड़ के ये था कि 389 सदस्य जो है, 389 सदस्य जो है ये टोटल, ठीक है ना, क्या होंगे, ये टोटल जो है सदस्य होंगे, क्या होंगे, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389। इसमें जो है देखिए इसको बांटा गया है कुछ चीज़ों में, इसमें बांटा गया है, इसमें कहा गया था कि ठीक है कि 296 जो इसमें से चुने जाएंगे, देखिए जोड़ते चले गए, 389 में से 296 जो है जो ब्रिटिश भारत है, ठीक है ना, ब्रिटिश भारत। देखिए ब्रिटिश भारत में कुछ 11 प्रांत थे, प्रांत मतलब राज्य समझ लीजिए। अब यूँ मान लीजिए कि जब हमारा बंगाल था, बंगाल से बिहार अलग हुआ तो बराबर राज्य बना था, ठीक है ना, बराबर प्रांत बना था, याद है ना। तो बंगाल खुद एक था, बंगाल में बंगाल से अलग हुआ तो बिहार बना, उड़ीसा बना, झारखंड बना, ये सारी चीज़ें बना। तो ये आप याद रखेंगे कि 296 ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के कितने थे, 11 प्रांत थे। इसमें से जो है आप चलिए इसको थोड़ा बांट दे रहे हैं, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से जोड़े जाएंगे और 4 जो है ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे उनके प्रांत से चुनकर आएंगे, 11 प्रांत के गवर्नर के जो भी थे उनसे चुनेंगे आएंगे। और जो 4 थे ये इनके आयुक्त जो थे, इनके आयुक्तों के जो प्रांत थे उनसे चुन के आएंगे, तब ये हो गया 296। बात समझ में आ गई। और इसमें जो है आप याद रखेंगे जो देशी रियासतें थी, इसमें कौन सी थी, 93 देशी रियासतों के लिए सीट दिया गया, देशी रियासत। लेकिन आप याद रखेंगे एक चीज बात, 93 देशी रियासतों को इसमें कहा गया था। हालांकि जो है जब संविधान सभा का गठन होता है तो उस समय कोई भी रियासत इसमें शामिल नहीं होती है, कोई भी रियासत शामिल नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन जब पाकिस्तान अलग होता है तो इनके साथ मजबूरी आ जाती है कि भाई हम किसके साथ जाएं, हम जो है किसके साथ जाएं। तो इनके साथ एक मजबूरी आती है कि पाकिस्तान के साथ जाएं, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ जाएं या भारत के साथ रहें, इनकी एक मजबूरी आ जाती है। और जो आप ये सुने होंगे, जैसे कि गद्दर मूवी में दिखाया गया था कि जब बंटवारा हुई तो कई सारे लाखों लोग जो है सीमा पे मरे, जो भारत पाकिस्तान का था, आते समय जाते समय कई सारे लोग मरे। तो दुविधा यहाँ उत्पन्न हो गई थी कि किसके साथ रहे नहीं रहे। तो इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसा ही नहीं अखंड भारत के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, सपना जो था। तो यहाँ पे जो है 93 देशी रियासत जो थी, ये 93 देशी रियासत के लिए छोड़ा गया था, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी में से आप एक और चीज बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि जब इसमें से मुस्लिम लीग अलग होता है तो ये सारी चीजें भी घटेंगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें भी घटेंगी। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की विशेषताएं क्या थी। तो पहला विशेषता ये चीज थी कि भाई 389 कुल सदस्य होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर है उनके 11 प्रांतों से जो है ये चुन के आएंगे, ठीक है, 4 इनके आयुक्तों की तरफ से चुन के आएंगे और 93 जो है देशी रियासत जो भी है उसमें था, जैसे कि जूनागढ़ का रियासत था, हैदराबाद का था। तो ये सारी चीज़ें, और आप याद भी रखेंगे कि हैदराबाद के जो रियासतें थी वह अंत तक नहीं शामिल हुई, ठीक है ना, अंत तक शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में हुई, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले और सारे देशी रियासत आ गए थे, लेकिन हैदराबाद की रियासतें जो थी वो नहीं आई, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो पहला इनका ये पॉइंट था विशेषता। अगर दूसरी की हम बात करें तो दूसरा में ये कहा गया था कि यहाँ पे 10 लाख सीटों पर एक सीट हो, मैं 10 लाख जनसंख्या पर, ठीक है ना, 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है ना, माने यूँ कह सकें कि जनसंख्या के अनुपात में सदस्य होंगे। तो 10 लाख पर एक सीट था, जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या थी वहाँ पे एक सीट को अलॉट किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक जो है सदस्य चुनकर आएंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज़ थी। अगर तीसरी की बात करेंगे, तीसरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है ये दिया गया था कि धार्मिक जो है, धर्म के आधार पर भी सीटों को बांटा गया था, धर्म के आधार पर भी। इसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम है, मुस्लिमों को भी इसमें जगह दिया गया था,
सिखों को भी इसमें समय जो दिया गया था, और एक सामान्य कैटेगरी बांटा गया था, ठीक है ना। सामान्य में सभी लोग आ सकते थे, ठीक है। तो आरक्षित के तौर पर मुस्लिम सीट आरक्षित थी, सिखों के लिए सीट आरक्षित थी, और बाकी के लिए सामान्य में कोई आ सकते थे, ठीक है ना। तो सीटों का बंटवारा जो है मुस्लिम, सिख और सामान्य के इन तीन जो है क्षेत्रों में बांटा गया था, इन तीन कैटेगरीज में बांटा गया था, ठीक है ना। अब देखिए देशी रियासतों का जो, अब देखिए चुनाव की जो बात की जा रही है, तो इनको तो खैर चुन के आना था, इनकी जो है क्या चुन के आना था, ये सारे लोग चुन के आते हैं। लेकिन जब बात आती है देशी रियासतों की, तो देशी रियासत चाहती तो अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता था, ठीक है ना। जैसे कि देशी रियासत में जो राजा है, राजा आए तो आए, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, वो अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर कोई भेज सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रमुखों द्वारा किया जाना था, उनकी जो भी देशी रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों का चयन, रियासतों के जो प्रमुख थे वो या तो प्रमुख स्वयं आए, या चाहे उनके कोई भी प्रमुख के द्वारा नियुक्त कोई भी किया जाए, कोई ऐसा सदस्य किया जाए जो यहाँ पे आ सके, उसको भेजना था, ये चीज़ था। अगर जब हम टोटल रूप से ये देखें, जब इन सारी चीज़ों को हम समझ रहे हैं, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई जो ये सदस्य बन रहा है, संविधान सभा का गठन हो रहा है, इसमें जो सदस्य आ रहे हैं क्या वो पूर्ण रूप से चुने हुए हैं, पूर्ण रूप से जिस तरह आज की जो संविधान की जो चुनाव प्रणाली है, जो आज के सदस्य चुनकर संविधान में जाते, संसद में जाते हैं, क्या वो आज की तरह यहाँ पे प्रतीत हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है पूर्ण रूप से नहीं थी, ये आंशिक रूप से थी, आंशिक रूप से चुनी हुई थी, और आंशिक रूप से ही इसको बोल सकते हैं नामांकित निकाय थी। आंशिक रूप से क्या थी? चुनी हुई थी, और आंशिक रूप से ही ये क्या थी? एक चुनी हुई निकाय थी, ठीक है ना, नामांकित निकाय थी। बात समझ में आ रही है इतनी? तो अब देखिए बात आता है ठीक इसके बाद, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इसका चुनाव, ठीक है ना। अब इसकी बात आती है कि चुनाव कब होता है। तो भाई चुनाव की जो बात है ये जुलाई अगस्त में होता है। कब होता है? जुलाई अगस्त। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है, ठीक है ना। कितनी सीटों के लिए? 292 और 4 296। 296 सीटों के लिए जो है चुनाव होती है। कब? जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। अगर इसमें जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 208 जो है यहाँ पे क्या था, 200 कितना है, 208 ही रहेगा, ठीक है ना। 4 उधर चला गया, 9 9 3 12, 209, ठीक है ना। इसमें 209 जो है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीट था, और यहाँ पे 73 जो है यह आपका मुस्लिम लीग का था, ठीक है ना। किसका था? मुस्लिम लीग का, ठीक है। 208 है शायद, आप थोड़ा ध्यान देख लेंगे, ठीक है ना। तो 296 में से 208 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, और 73 जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग का था, और बाकी जो था इसमें से कुछ जो है मर्ज वगैरह किए गए थे, कुछ घटाई गई थी सीटें। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से 208 आईएनसी ने लड़ा था और 73 मुस्लिम लीग को दिया गया था, ठीक है ना। इसमें देशी रियासतों को अलग रखा गया था, इसमें देशी रियासत अलग रखा गया था, और देशी रियासत जो है उसका सीट जो है नहीं भर पाया था, ठीक है ना। देशी रियासतें जो थी वह उसकी सीटें नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? मैंने इसके पहले ही बताया था कि वे अपने आप को इससे अलग रखे, वो जो है इसको अपने आप से अलग रखे। और जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम में चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नहीं हुआ था। ये जो थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय थे, SC ST थे, इनके प्रतिनिधियों को जगह दी गई। किसकी जगह दी गई? इनकी प्रतिनिधियों को, ठीक है ना। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल जो भारतीय थे, SC ST थे, उनकी जो क्षेत्रीय जो भी लोग थे, क्षेत्र थे, तो वे उनको प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे आए थे, प्रतिनिधि के तौर पे। जैसे कि बंगाल से आए थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो ये प्रतिनिधि के तौर पे आए थे। किसके तौर पर? प्रतिनिधियों की जगह मिली थी, ठीक है ना। अब जब बात करें तो उस समय जो थी, उस समय जो भी जीवित लोग थे, जिन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी,
जो भी उसमें के बड़े हस्ती थे उस समय सब शामिल थे इसमें। संविधान सभा में जितनी पार्टियां थी, विशेष पार्टियां थी, जो सक्षम थे, जो बड़ी हस्तियां उस समय की थी, वह सभी संविधान सभा में शामिल थे, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़ के, सिवाय जो है एक व्यक्ति को छोड़ के, और वह व्यक्ति जो है महात्मा गांधी थे। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को अगर छोड़ दिया जाए, महात्मा गांधी ने ठीक है ना, गांधी ने संविधान सभा में, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने संविधान सभा में अपने आप को अलग रखा। ठीक है ना। और संविधान सभा ने ही कहा था, संविधान सभा के लिए ही महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान सभा जब भी बनेगा वह भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के हित को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा से जो संविधान बनेगा वह भारतीयों के द्वारा बनेगा और भारतीयों की ज़रूरतों को ख्याल में रख के बनेगा, भारतीयों के हितों के लिए बनेगा। ठीक है ना। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। प्रश्न जो है ये कई बार आ चुका है, बात समझ में आया। इसके बाद से एक बात आती है कि ठीक है भाई, आपका मांग था वो देख लिए, गठन क्या करना था वो देख लिए, चुनाव कैसे हुआ ये भी जान गए। ठीक है ना। अब जो बात आती है सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है ना, संविधान सभा कैसे शुरू करती है अपना कार्यक्रम, इसको समझा जाए। तो चलिए इसको थोड़ा यहाँ से मिटा दे रहे हैं, आपको दिखेगा। ये था आपका मांग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से आपका गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब जो हम बात करते हैं इसके बाद जो शुरू होती है वह है कार्यकाली। ठीक है ना, कार्यकारिणी परिषद जो भी कहिए, कार्यकारिणी। ठीक है ना। हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, कब जो है काम करना शुरू करती है, इसकी जो कार्य प्रणाली है हम इसको बोल सकते हैं कार्य प्रणाली भी। ठीक है ना। तो कैसे ये काम करना शुरू करती है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जब सारे चीज चुनाव हो जाते हैं, ठीक है ना, हम इसको लिख सकते हैं कार्य प्रणाली, सीधी सी बात। ठीक है ना। कार्यकारिणी लिखने से थोड़े सा उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो कार्य प्रणाली में जब बात करते हैं तो जब चुनाव होके ये लोग आते हैं, सभी लोग चुनाव आते हैं, तो इनका फर्स्ट बैठक होता है। ठीक है ना, इनकी फर्स्ट बैठक होती है। देखिए मैं आपसे थोड़ा शायद दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, मैं इसलिए जो है इससे थोड़ा छुप कर लिख रहा हूँ जैसे कि आपको ये बोर्ड पूरी तरह से दिखे। तो देखिए ये फर्स्ट बैठक जो है 9 दिसंबर को होती है। ठीक है ना। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है ना। 9 दिसंबर क्या होता है, 1946 को होता है। और इसमें 211 सदस्य उपस्थित होते हैं। कितना सदस्य उपस्थित होते हैं, 211। अब देखिए, जैसा कि इसमें कुछ बातें पहले कही गई कि फर्स्ट बैठक होती है कब, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें पहली बार बैठक में शामिल होते हैं कितने लोग, 211। तो भाई 389 में से 211 ही क्यों आते हैं। ठीक है, 289 में से 389 में से 211 ही क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है मुस्लिम लीग तो पूरी तरह से बहिष्कार करता है, इसका संविधान सभा में नहीं बैठता है, बहिष्कार करता है। ठीक है ना। वह पाकिस्तान की मांग के चक्कर में संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनते हैं फर्स्ट बैठक में। ठीक है, इसके बाद से जब बढ़ता है तो जो बढ़ जाते हैं मुस्लिम लीग के लोग वो आके इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बैठक में जो है जब जो 9 दिसंबर की बात होती है तो फर्स्ट बैठक में अस्थायी सदस्य के तौर में, ठीक है ना, अस्थायी सदस्य के तौर में सच्चिदानंद सिन्हा आते हैं। ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्योंकि ये पहली बैठक थी तो उस समय सब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। ठीक है ना, फर्स्ट बैठक थी। जिस तरह की अगर आप कोई चीज़ की बैठक करते हैं सभी चीज़ क्लियर ना हो तो आप कोई भी काम अस्थायी तौर पे करेंगे। एकदम फर्स्ट बैठक में सब चीज़ का जो है आप पूरा नहीं कर लेंगे। तो अस्थायी तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को इसका क्या किया गया, अध्यक्ष चुना गया। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद से होता है सेकेंड बैठक शुरू होता है। ठीक है ना, बैठक तो कहीं होती है, इसमें से एक सेकेंड इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, एक बैठक होती है आपको 13 दिसंबर की। ठीक
ठीक है ना। एक बैठक होती है कब, 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 13 दिसंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है, ठीक है ना। इसी में उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया जाता है, ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था किसने, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। अब क्या है ये भी चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। और इसी में जब ये 13 दिसंबर की बैठक हुई थी तो इसमें अस्थाई सदस्य के तौर में, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अस्थाई जो है अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इसी में देखिए उपाध्यक्ष की भी चुनाव हुई, ठीक है ना। फर्स्ट में उपाध्यक्ष की चुनाव नहीं होती है, ठीक है ना। तो उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं परमानेंट, मतलब जो भी था जब तक ये संविधान चलता है तब तक। एक थे HC मुखर्जी, ठीक है ना, HC मुखर्जी। और एक और नाम आता है VT कृष्णामाचारी, VT, ठीक है ना, VT कृष्णामाचारी। ये दो जो है उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। यूं कह सकते हैं कि अध्यक्ष एक थे और उपाध्यक्ष कितने थे, दो। अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष दो थे HC मुखर्जी और VT, ठीक है ना, कृष्णामाचारी। HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पढ़ा गया था, प्रस्तुत किया गया था। देखिए यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। जब हम कोई काम करते हैं, जब हम किसी उद्देश्य के लिए कोई काम करते हैं तो हमारी एक उद्देश्य होती है। हमारी एक उद्देश्य होती है कि हम इस कार्य को करने के लिए हम कौन कौन सा लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, कौन कौन सी लक्ष्य को निर्धारित करें। जब तक आपको लक्ष्य का पता ना हो, उद्देश्य का पता ना हो कि आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपका ध्येय क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तब तक आप जो हैं कोई चीज़ सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए लगभग सबको पता था कि हम जो है भारत के लिए संविधान का निर्माण करने आए हैं। संविधान के निर्माण में क्या क्या चीज़ आप शामिल कीजिएगा, ये भी तो होना चाहिए ना। एक मोटा मोटी जो है 395 अनुच्छेद था, ठीक है ना, 8 अनुसूचियां थी। तो इसमें ऐसी तो बात नहीं है कि फर्स्ट बैठक में शुरू किए और उसके बाद से हम बस लिखते गए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस जो दिमाग में आए थे, वैसी बात तो नहीं थी। पहले इसमें विचार विमर्श किया गया कि हम क्या चीज़ रखेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले जब संविधान सभा का गठन होने के बाद से जब प्रणाली शुरू हुई उद्देश्य प्रस्ताव तक, तो इसके पहले जब हम देखते हैं कि संविधान का कोई रूप तो पहले से चला आ रहा था। रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। उसके बाद से आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ये पास हुआ, ठीक है। इसके पहले था 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था ना, वो तो खुद एक मिनी जो था भारत के ये संविधान के लिए एक मिनी संविधान वही था, ठीक है ना। उससे बहुत सारी चीज़ें जो थी हूबहू ले ली गई थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है जब हम किसी उद्देश्य के लिए कोई चीज़ें आते हैं, सामने आते हैं, तो हमारे एक प्रस्ताव होता है, हमारे एक उद्देश्य होता है जिसको लोगों के समक्ष, जब इतने लोग आपके साथ बैठ रहे हैं तो उनको तो कुछ बतानी चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि इसकी संरचना कैसे होगी, ठीक है ना। संविधान की संरचना कैसी होगी ये बताया गया। क्या बोलते हैं कि संविधान की ढांचा कैसे तैयार होगी ये उन्होंने बताया। किसने, ये सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। इन्होंने संविधान का दर्शन का झलक भी बताया, ठीक है ना। अब देखिए प्रस्ताव में बहुत सारी चीज़ें बातें कही गई हैं, ठीक है ना, जो एग्जैक्टली मैं भी अभी आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैं थोड़ी आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इन्होंने क्या कहा था। यूं आप याद रख लें कि जो संविधान का जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना, ठीक है ना, वही प्रस्तावना की हर चीज़ जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। उस हर एक चीज़ें जो थी, जैसे बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, ठीक है ना। थोड़ा इसको पढ़ के मैं भी आप सुना दे रहा हूँ कि देखिए स्वतः सभी चीज़ें जो जितने भी आप प्रिम्बल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, वह सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। तो थोड़ा एक ये क्या हो गया,
चलिए, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम आती रहती है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा था क्या कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है, ठीक है ना। इसको और भी डिटेल रूप में बताया था, ये इसका शॉर्ट रूप में मैं आपको जो है छाट के बता रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य भी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वह भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। बात समझ गए। उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत के शामिल जो भी क्षेत्र अभी के टाइम में हैं और जो और भी शामिल होना चाहते, जैसे देशी रियासतें थी अभी भारत में वो शामिल नहीं थी, भारत के अंदर थी लेकिन शामिल नहीं हुई, ठीक है। कई सारी चीज़ें जो थी वह अपने से आप में स्वतंत्र थी। कश्मीर स्वतंत्र था, ठीक है ना। इधर उत्तर पूर्वी जो राज्य थे वो स्वतंत्र थे अपने आप में, सिक्किम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को इन्हीं के संदर्भ में कहा गया था कि जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो, वो भारतीय संघ का हिस्सा माने जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और इसके उपरांत जो है नियमों के अनुसार यदि वे चाहें तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उन्हीं में निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। मतलब जो बाहरी क्षेत्र है, जो बाहर से आके शामिल हो रहे हैं, उनको सारे चीज का अधिकार उनको दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ जो चीजें होंगी जो संघ के मायने से महत्वपूर्ण होगा। जब आप कहने का मतलब है कि कोई संघ आके मेरे से जुड़ता है, हमारे देश से जुड़ता है, तो ठीक है भाई, हम सब थोड़े दे देंगे, खाली नाम भर कर थोड़े करेंगे। हम उसकी जो है कई सारी चीज़ें जो होती है, आज आप संविधान में पढ़ते होंगे कि संघ की कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो संघीय सूची में आते हैं। तो संघीय सूची के जो क्षेत्र हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो भी शासन प्रणाली है, प्रशासन है, वो आप चलाइए, आपको उतनी चीज़ की छूट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें बात कही गई थी। चौथा में उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता ही होगी, ठीक है ना। ये चीज़ है। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाएगी, ठीक है। सभी को अवसर की समता दी जाएगी, मतलब समान अवसर दी जाएगी। विधि के समक्ष समता दी जाएगी, मतलब कानून के समक्ष समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी और विश्वास आपको ये चीज़ दी जाती है, ठीक है। भ्रमण, घूमने फिरने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है, इसमें से कुछ चीज़ें जो थी आपको प्रिम्बल में मिल जाएंगी, प्रस्तावना में मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद ये भी कहा गया था कि अल्पसंख्यक लोग जो भी होंगे, जनजाति के जो भी लोग होंगे, जैसे SC ST, पिछड़े वर्ग के जो भी लोग होंगे, इनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद से इन्होंने संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। मतलब आपको जल, थल, नल सब चीज़ से, आपको वायु से, सब चीज़ आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ कहा गया था। देखिए ये जितना भी मैंने पढ़ा, ये आपका लक्ष्मीकांत का बुक है, उन्हीं में ये सारी चीज़ें निहित है। बाकी चूंकि मैं भी लक्ष्मीकांत को फॉलो करता हूँ तो काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है टॉपिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए कि ये कहा गया कि भाई आप शामिल होना चाहिए, शामिल होइए, आपकी सारी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। आप जो संघ की जो बातें हैं वो हम देखेंगे, बाकी आपका शासन प्रशासन जो भी है आप खुद देखिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मतलब बताई गई थी। कब बताई गई थी? आपको 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या आता है? 13 दिसंबर 1946 को ही आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा? जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है,
इसके बाद से एक चीज आती है, ठीक है ना, इसके बाद से एक बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव जब आया तो क्या इसको सभी ने स्वीकार किया, ठीक है। तो एक दिन है 12 जनवरी 1947, 12 जनवरी 1947। इस दिन एक और बैठक होती है, 12 जनवरी 1947 का बैठक जो होती है, इस बैठक में सभी लोगों ने सर्वसम्मति से जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार किया गया। बात समझ में आ रही है? कब? 12 जनवरी 1947 को। अब यह वही साल है जिस साल को हमारा देश आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को। इसके पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता के रूप में उसको घोषित किया जाता है। वह अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। और 14 अगस्त के दिन ही भारत सरकार द्वारा विभीषिका करके कुछ ऐसा है, थोड़ा दिमाग सूत्र है, तो वो सारी चीज़ें जो है मनाई जाती है 14 अगस्त के दिन, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद से आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है ना। इसमें से कुछ मिटाया जाए, चलिए इसमें से इतना मिटा रहे हैं। अब इसमें आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है ना, अधिनियम 1947, याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम जब आता है तो स्वतंत्रता अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी, ठीक है। मतलब जब ये आता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो स्वतंत्रता अधिनियम मतलब जब स्वतंत्रता मिल जाता है, वो स्वतंत्रता की बात जब हो जाती है, तो देखिए मैंने यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे देशी रियासत शामिल नहीं होते हैं, इसमें शामिल होना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले का चीज़ आता है कि इसमें देशी रियासतें शामिल होनी शुरू हो जाती है। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है तो देशी रियासत शामिल होती हैं, ठीक है ना। क्या? देशी रियासत शामिल होती है, लगभग सभी शामिल हो चुकी थी, एक चीज़ को छोड़ के, ठीक है ना, हैदराबाद को छोड़कर, ये सबसे बाद में इसमें आता है, ठीक है ना। तो ये और उसके बाद देखिए, ठीक है, तो देशी रियासतें शामिल होती हैं इसमें, हैदराबाद भी अभी छूटा हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि 28 अप्रैल 1947 को, कब? 28 अप्रैल 1947 को 6 गो, याद रखिएगा, क गो, 6 राज्य के देशी रियासत इसमें शामिल हो जाते हैं। 6 राज्य के देशी रियासत शामिल होते हैं, जिसमें जूनागढ़ भी था, ठीक है। तो देशी रियासतें शामिल होना शुरू करती हैं। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के देशी रियासत जो है इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ गए। तो अब देखिए, एक चीज़ आपको आता है माउंटबेटन योजना, ठीक है ना, माउंटबेटन योजना। देखिए, अभी तक योजना कौन आया? क्रिप्स मिशन आया आपको संविधान का निर्माण के लिए, कि कैसे संविधान आप बनाइएगा इसके लिए, तो अपनी विशेषता लेकर आया, ठीक है ना। मतलब ये लेकर आया कि कैसे कैसे क्या होना है, ठीक है। उसके बाद से आया कैबिनेट योजना, ठीक है ना, कैबिनेट योजना आया 1946 में। इसके बाद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना देखो, मेन रूप से जो था माउंटबेटन योजना, भारत पाकिस्तान को बांटना था, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान को क्या था, भारतीय मतलब ये चीज से था, मतलब देखो, ये जो है 3 जो है जून, ठीक है ना, 3 जून 1947 को आता है, 3 जून 1947 को आता है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो था ये मुख्य रूप से, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित था कौन? माउंटबेटन योजना। तो देखो, माउंटबेटन योजना जो था 3 जून 1947 को आता है, और यहाँ पे जो है इसकी बंटवारा से संबंधित था, ठीक है ना, बंटवारा से आता है। अब जब बंटवारा हो भी जाता है तो भारतीय हिस्सा के जो भी मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं वह सब जो है इसमें शामिल होते थे। देखिए, हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आने पर क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या चीज़ की परिवर्तन आती है। तो मैंने बताया कि देशी रियासतें शामिल हो जाती हैं, ठीक है ना। 28 अप्रैल को 6 गो राज्यों के देशी रियासत शामिल हो जाती हैं, और माउंटबेटन योजना आता है इसी के अंदर, जिसमें कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, ठीक है ना। ये सब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो। एक परिवर्तन ये आता है। दूसरा परिवर्तन ये आता है कि पाकिस्तान भारत का, ठीक है ना, ये इंडिया और पाक, ठीक है ना, ये इसका क्या है,
बंटवारा हो जाता है। तीसरा जो इसमें मुख्य चीज़ें आती है, ठीक है ना, कि परिवर्तन होता है क्या कि अब जो मुस्लिम लीग बच गए हैं, मुस्लिम लीग के जो सदस्य बच गए हैं, ठीक है ना, मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य बच गए हैं भारत के हिस्से में, ठीक है ना, भारत हिस्से में, ठीक है ना, भारतीय हिस्से में जो भी बच गए हैं वो अब आके इसमें शामिल हो जाते हैं। सभी लोग तो नहीं गए, ठीक है ना, जिसकी इच्छा थी वो गई, जो गए उनका किस्मत है कि आज महंगाई के दौर में है, उनकी शासन प्रणाली मतलब स्थिर नहीं है, ठीक है ना, उथल पुथल का दौर चल रहा है। शायद भारत में जो बचे आज उनके दिन अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें बदलाव आती हैं, ठीक है ना। अब बात आती है देखिए, अब इसमें जो बात आती है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा की स्थिति में भी 3 परिवर्तन आता है। सभा की स्थिति में भी 3 परिवर्तन आता है। ये तो मतलब व्यापक रूप से हो गया। अब सभा की स्थिति में देखिए, सभा की स्थिति मतलब क्या, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। जब बंटवारा हो गया तो अब बताओ इसमें सदस्य भी घटेंगे कि नहीं घटेंगे, इसमें सदस्य भी घटेंगे। तो अब इसमें जो बात आती है ब्रिटिश संसद द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए कानून। देखो बात जब आती है यहाँ पे इसकी स्थिति में, ठीक है ना, तो जब माउंटबेटन योजना आता है, ये सारी चीज़ आती है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आप याद रखेंगे, इसलिए मैं इसको बार बार कर रहा हूँ कि आप याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आता है तो ब्रिटिश की संसद द्वारा ये अधिकार भारतीयों को दे दिया जाता है कि वे अपने लिए पहले से जो भी ब्रिटिश द्वारा कानून बनाए गए हैं, ब्रिटिशों द्वारा जो भी पहले से कानून बनाए गए हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो ब्रिटिश संसद द्वारा ये अधिकार दे दिया जाता है कि पहले से जो ब्रिटिश कानून है, ठीक है ना, कानून पहले से जो ब्रिटिश सरकार के कानून हैं, या तो आप उसे समाप्त कर सकते हैं या उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। यह आपके सभा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके विचार के ऊपर करता है। तो देखिए सभा की स्थिति में एक चीज़ आता है कि आप ब्रिटिश जो कानून है, ठीक है ना, आप कानून में बदलाव करें, ठीक है ना, या एकदम हटा दें उसको, ठीक है ना, ये चीज़ इसमें दिया गया, ठीक है ना, कब, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, ठीक है ना। अब इसके बाद से जब इतनी चीज़ें दे दी गई कि भाई आप कानून को लागू कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, तो ये किस रूप में काम करने लगी, ये विधायिका के रूप में काम करने लगी। कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया, सभी चीज़ का अधिकार आपको, जो भी बचा खुचा अंग्रेज अपने पास रखे थे, ब्रिटिश संसद अपने पास रखी थी, उसको भी दे दी। तो विधायिका इनके पास हो गई, ठीक है ना। तो ये अब विधायिका बन गई, क्या बन गई, विधायिका बन गई, ठीक है ना, कानून बनाने लगी। अब इसके बाद से एक और चीज़ आता है, यहाँ पे एक और बातें आती है, ठीक है ना, कि इनको कुछ काम भी सौंपा गया, ठीक है ना। जब विधायिका इनको मिल गई, कानून बनाने का अधिकार मिल गया, ठीक है ना, जब कानूनों बनाने का अधिकार इसको दे दिया गया, इसके पहले तो सिर्फ था कि भाई आप अपने देश को कैसे चलाएंगे, आप जो है आप बस संविधान बनाइए अपना, ठीक है ना, आम कानून नहीं बनाना है। तो यहाँ बात अब आम कानून की भी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इनका 2 काम मिल गया, अब इनका क्या हो गया, 2 काम मिल गया। तो इसीलिए ना बोलते हैं कि भारतीय संविधान बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया, ठीक है ना। जो नहीं जानेंगे वो कहेंगे कि लगभग 3 साल कैसे बिता दिया, सब कितना क्या क्या किया लोग ना। तो अब आप जान लीजिए कि जब संविधान बन रहा था तो उसी समय जो है बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित जितने भी कानून था उसको बदलाव करने, हटाने, लागू करने की पूरी जो है छूट दे दी गई भारतीय संविधान सभा को। इस प्रकार ये विधायिका भी बन गई। अब जब बन गई तो इसको 2 काम सौंपे गए। एक तो आपको संविधान सभा का भी निर्माण करना है, क्या करना है, संविधान सभा का निर्माण करना है। और दूसरा बात जो है आम कानून जो भी था आम लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए, ठीक है ना, देश के आम नागरिकों के लिए भी आपको कानून बनाना था, लागू करना था, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं आम कानून, ठीक है ना, लागू करना बनाना भी अब इनके हाथ में आ गया। तो अब बात आती है कि एक दिन में क्या ये 2 संभव थे, पहले से ही
पहले से ही एक बनाने का सिलसिला काफ़ी था, और दूसरा ये भी मिल गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी इनको दे दी गई। अब देखो, संविधान सभा के लिए जगह तो एक ही था, ठीक है ना, एक ही जगह था। तो अब इसमें जो है 2 शिफ्ट में काम होना शुरू हुआ। 2 शिफ्ट का मतलब एक दिन में 2 पाली नहीं, ठीक है ना, एक एक दिन के अल्टरनेट पे अब काम होना शुरू हुआ। संविधान सभा का एक दिन काम होता था, एक दिन आम कानून लागू होता था, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें थी तो सबके कुछ सदस्य में बदलाव भी किया गया। बदलाव मतलब संविधान सभा के अलग सदस्य थे, इसके कुछ अलग सदस्य थे। आइए, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, जब संविधान का निर्माण होता है तो इसके अध्यक्ष तो भाई पहले से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब आम कानून लागू करने की बात आई तो आम कानून लागू करने के लिए अब ये सारी चीज़ें तो इनके अंदर थी नहीं, ठीक है ना। तो आम कानून के लिए इसके अध्यक्ष चुने गए जीवी मावलंकर, ठीक है ना, जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर जो थे अब इसके अध्यक्ष हो गए। संविधान सभा बनाने का काम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और आम कानून लागू जब हो रहा था, इसका जो चर्चा हो रही थी, कानून बन रहे थे, तो जीवी मावलंकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। अब देखो, ये जो काम होता था, एक दिन काम संविधान सभा के निर्माण का होता था, एक दिन का काम आम कानून बनाने का, लागू करने का होता था, जिसमें जीवी मावलंकर होते थे। एक दिन अल्टरनेट होता था, एक दिन ये हुआ, 2 दिन ये हुआ, तीसरा दिन फिर यही होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रही, ठीक है ना। यूँ कह दे कि 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है ना। आप इसको चलिए इधर मिटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे ही मैं कह सके तो ये दोनों रूपों में कब तक चलती रही, ये दोनों चीज़ें जो थी, ये 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 तक दोनों तरह से काम चलती रही, दोनों रूपों में काम करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। यही दिन है कि जिस दिन लगभग संविधान पूरा तरीके से बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर को पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन? संविधान दिवस। तो बात आती है कि भाई तब हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो भाई हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो आपको याद होगा या नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिए कि 26 चाहते तो ये 26 नवंबर 1949 को ही ये संविधान लागू कर देते। तो लेकिन जनवरी तक रुकने का क्या कारण था? तो देखिए, जनवरी तक रुकने का एकमात्र कारण था कि 26 जनवरी वही दिन है, ये 26 जनवरी वही दिन है जब पहली बार लाहौर अधिवेशन में ये जो है जो स्वतंत्रता की एक विशेष घटना थी, स्वाधीनता की घटना थी, ठीक है ना। तो वो घटना थी 26 जनवरी को 1930 को हुआ था, जिसके कारण जो है इस दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर को ना मना के 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है ना, गणतंत्र घोषित किया गया। और गणतंत्र घोषित किया गया तो अंतिम बैठक जो था वह 24 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना। अंतिम बैठक कब किस दिन हुआ था? 24 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी को। बात याद रहेगा। अब देखिए, अब 24 जनवरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, 24 जनवरी, ठीक है ना। तो भाई देखो, लास्ट बैठक हुआ तो लास्ट बैठक, मेरे कहने का मतलब भाई सारा काम तो लगभग 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया था, संविधान दिवस की घोषणा कर दी गई, भाई हुई मनेगा। लेकिन जब 24 जनवरी को घोषित किया गया था, क्या इसमें कुछ जो चीज़ें थी क्या इसको मतलब कुछ लाया गया, इसमें कुछ लाया गया? इस बीच भी कोई काम हुआ क्या? ठीक है ना, इस बीच भी कोई काम हुआ, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इसके पहले एक काम हुआ था, इसके पहले जो है, ठीक है ना, एक काम आप याद रखेंगे 22 जुलाई का दिन, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947, ठीक है ना। कौन चीज़? 22 जुलाई। देश कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त को। देश कब आज़ाद होता है? 15 अगस्त 1947 को। देश की आज़ादी की घोषणा कब की जाती है? 15 अगस्त 1947 के दिन को, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले, अगस्त के पहले जुलाई, लगभग एक माह पहले जो है ये चीज़, एक विशेष चीज़ होता है कि भारत का ध्वज इसी दिन, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को ही ध्वज अपनाया जाता है, ठीक है ना। ध्वज को अपनाया गया। ध्वज अपनाने के लिए इस समिति का अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, ठीक है ना। इनकी अध्यक्षता में जो थी किनके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ठीक है ना, इसको लिया गया। किसको लिया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज कैसा था, जैसा कि आज का जो वर्तमान स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का, 3 रंगों का, बराबर पट्टियों में 36 पट्टियों में बनी हुई है। एक का ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, ठीक है ना, और नीचे गहरा हरा रंग है, और बीच में जो है अशोक चक्र है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी आईएनसी के झंडे को ही कुछ फेरबदल करके, कुछ उसमें बदलाव करके इसको लिया गया। और काफ़ी जो है इसमें, जैसे अब आप इसका अर्थ निकालते हैं कि केसरिया का क्या अर्थ होता है, बलिदान का होता है, शौर्य का प्रतीक होता है, सफ़ेद सच्चाई के लिए होता है, हरा हरियाली के लिए होती है, धरती के लिए है, ठीक है ना, और वो अनवरत चलने के लिए चक्र का है। तो ये चीज़ जो है ध्वज को अपनाया गया कब? 22 जुलाई 1947 को। देखिए इस बीच एक और काम होता है, ठीक है ना, इस बीच एक और काम होता है, ठीक है ना, 1949 में, ठीक है ना, 1949 में, ठीक है ना, 1949 में एक चीज़ होता है कि राष्ट्रमंडल का यह सदस्य जो है, राष्ट्रमंडल का अस्थाई सदस्य जो है ये बनता है। राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है कब? आपका मई 1949 में, इसी बीच की बात है, ठीक है ना। अब आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जैसा मैंने बताया कि 24 जनवरी को कौन कौन सा काम हुआ, ठीक है ना, 24 जनवरी को कौन कौन सा काम किया गया। तो इसी दिन 24 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जन गण मन अधिनायक जय है राष्ट्रीय गान, इसको अपनाया गया, ठीक है ना, ठीक है। वंदे मातरम गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी दिन बने थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे इसी दिन थे, कब? 24 जनवरी के दिन। 24 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद से 2 कार्यकाल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ याद रख लीजिए। फिर इसके बाद से अगर बात आती है कि भाई इस पूरे कांड में, इस पूरे संविधान सभा को बनाने में, इस पूरे संविधान सभा में जो समय लगा वो कितना था, भाई याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीने, ठीक है ना, 18 दिन। अगर भूल जा रहे हो तो भाई देख लो, लगभग जो है 3 साल, लगभग 3 साल याद रख लो, और 2 साल 11 महीने 18 दिन एग्जैक्टली थे। इस पूरे कार्य में कुल जो है 64 लाख का खर्च आया। कितने लाख का खर्च आया? 64 लाख खर्च आया, ठीक है ना। कितने लाख का खर्च आया? 64 लाख का खर्च आया। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें हैं आप उसको रोक के, वीडियोस को रोक के आप इसको लिखते चलेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें, जो भी आज पढ़ाई हो रही है वो कहीं चीज़, कोई कचरा इसमें बात नहीं जा रहा है। आप सब चीज़ नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, आप जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आप देख रहे हैं, कम से कम यार एक बार में जो है व्हाट्सएप पे 5 लोग को शेयर होता है, फॉरवर्ड होता है, आप इसको फॉरवर्ड करो, 5 लोग को दो, ठीक है ना, ताकि ग्रो करे, मेरा चैनल ग्रो करे। इतनी मेहनत होती है, फिर भी आप लोग से कुछ जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है इसके बाद क्या चीज़ था। इसके बाद से देखिए मैंने बता दिया कि भाई इतने समय लगे, 2 साल 11 माह 18 दिन, 64 लाख की राशियाँ खर्च हो चुकी। अब इसमें बात थी, क्या संविधान सभा ऐसा ही बन गया? नहीं, इसके लिए हर कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनी थी। हर कार्य के लिए जो है अलग अलग समितियां बनी थी, ठीक है। कुल मिलाकर जो था 13 समितियां बनी थी, ठीक है ना। इसमें 13 समितियां बनी थी। कितनी समितियां बनी थी? मुख्य रूप से 13 समितियां थी, उसके बाद से छोटी छोटी उसकी उप समितियां कई सारी थी, 13 मुख्य समितियां थी। हाँ, जब संख्या से बात आए तो आप याद रखेंगे कि इस संविधान सभा में जो है, इस संविधान सभा में टोटल 15 महिला प्रतिनिधि थी, ठीक है ना। 15 थी, याद रखेंगे। तो देखिए समितियां कई सारी बनाई गई, तो उन समितियों में जो संघ समिति और संघीय संविधान समिति, ठीक है ना, यानी जो संघ का मामला था,
संघ, ठीक है ना, और संघीय संविधान समिति, ठीक है ना, संघ और संघीय संविधान समिति, ठीक है ना। इसके थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो जो संघ का मुद्दा था, संघीय संविधान का मुद्दा था, संघीय समिति था, संघ समिति था, इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए सरदार पटेल का काफी नाम आता है, सरदार पटेल, ठीक है ना, ठीक है ना। सरदार पटेल को अखंड भारत के लिए जाना जाता है, सरदार पटेल को अखंड भारत के लिए जाना जाता है। तो देखो सरदार पटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतों में संविधान, प्रांतों के जो संविधान बन रहा था, तो प्रांतीय संविधान समिति का जो ये थे अध्यक्ष थे। इसके बाद से मौलिक अधिकार, SC ST अल्पसंख्यक मामले के ये सारे जो थे क्या अध्यक्ष थे, ठीक है ना। याद रखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है ना, एक ये चीज हुआ। इसके बाद से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अध्यक्ष यही थे SC ST, ठीक है ना। SC ST जो था इनका, अल्पसंख्यक जो था, अल्पसंख्यक, ठीक है ना, अल्पसंख्यक, ये सारे समितियों के अध्यक्ष यही थे। और आपको याद होगा कि जब स्वतंत्र भारत होता है, भारत स्वतंत्र होता है, तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, और सरदार पटेल जो है उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उप प्रधानमंत्री थे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रहा है। इसके पास जो था, इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थी उनके पास भी थे। ये जो संचालन, जो बोल रहे हैं कि प्रांतीय संविधान समिति, जैसे प्रांतीय संविधान समिति और संविधान समिति और मौलिक अधिकार SC ST अल्पसंख्यक सरदार पटेल के पास थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। और उसी तरीके से संचालन समिति जो था, ठीक है ना, चूंकि ये अध्यक्ष थे, सारा संचालन तो इन्हीं को करना था, ठीक है। तो संचालन का कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, ठीक है। किसका संचालन का कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था। और प्रक्रिया का जो नियम था, ठीक है ना, जो प्रक्रिया कर रही है उसकी नियम कैसे होगी, तो प्रक्रिया नियम समिति भी इन्हीं के अंदर था, ठीक है ना। प्रक्रिया नियम समिति भी यही था। वित्त एवं कर्मचारी विभाग के जो थे, वित्त एवं कर्मचारी विभाग के, ये संविधान जब बन रहा था तब की बात है, कर्मचारी, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर मैंने बता ही दिया कि राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात समझ में आ गई। अब देखो सदन की जो कार्यवाही थी, इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे, सदन समिति के अध्यक्ष, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीता, ठीक है ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, रमैया थे, ठीक है। बातों को आप गौर करें, बातों से भी आप नोट कर सकते हैं। संघ या संघीय समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, और वो जो बाद में प्रधानमंत्री चुने गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के थे, ठीक है ना, ये संघीय संविधान समिति के थे, ये प्रांतीय संविधान समिति के थे। मतलब केंद्र सरकार का जो लेवल था ये नेहरू के पास था, और राज्यों का लेवल जो था वह सरदार पटेल का था। मौलिक अधिकार, SC ST अल्पसंख्यक मामले के, ये सारी चीज़ें जो थी सरदार पटेल की थी। सरदार पटेल बाद में जो है स्वतंत्र भारत में उप प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए। संचालन, प्रक्रिया, नियम, वित्त और कर्मचारी, ये सारा विभाग जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर था। सदन समिति जो थी वह बी पट्टाभी सीतारमैया उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब कार्य संचालन का जो बात आती है, ठीक है ना, कार्य संचालन, ठीक है ना, तो कार्यों के संचालन के लिए KM मुंशी का नाम आता है, ठीक है ना, KM मुंशी। तो KM मुंशी जो थे ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। बात समझ में आ गया, इतना सारी चीज़ें। इसके अलावा भी कई सारी समितियां थी। मैं आपको इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव्स जो टाइप हैं उसको, प्रश्नों को हल करवाऊंगा। इसी के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देकर हल करवाऊंगा। उसके अंदर और सारी समितियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो बात आती है, कुछ चीज़ें जो हैं आप लोग जान लीजिए। लगभग यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें चलती गई, अंततः जो है 26 जनवरी को लागू हो जाता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब इसके बाद से एक चीज़ आपको जाननी जरूरी है, ठीक है ना, कि जब हम कोई भी दस्तावेज तैयार करते हैं,
कोई भी चीज़ जो है दस्तावेज तैयार करते हैं तो भाई उसको प्रमाणित करने के लिए मुहर की आवश्यकता होती है। ये तो बात आपको आवश्यकता है, आपको तो आवश्यक अभी लग रहा होगा कि भाई इतने सारे बनने के बाद से संविधान को प्रमाणिक रूप से मानने के लिए, ठीक है ना, जैसे हम लोग साइन करते हैं तो साइन के साथ मुहर की भी तो आवश्यकता होती है। तो आप याद रखेंगे उस समय मुहर के तौर पर, प्रतीक मुहर के तौर पर हाथी का चिन्ह वाला मुहर उपयोग किया जाता था। किस चीज़ का? हाथी का चिन्ह वाला मुहर उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए भाई, इसमें जो है एक चीज आप याद रखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना। प्रारूप बनाने का जो था, वह प्रारूप बनाने के लिए था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। मैं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ मैं छोड़ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। प्रारूप समिति, ठीक है ना। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो इनको जो संविधान का पिता भी कहा जाता था। बहुत सारे जो ये बहुत जानकार व्यक्ति थे, मतलब ये काफ़ी इतने जानकार थे कि अब मत कहिए, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़े जो है संविधान के ज्ञाता थे। और जब एक चीज़ और बात आती है तो इसमें आप जान लें कि संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के जो है जो संसदीय व्यवस्था की जो थी, आप इसको बोल सकते हैं संविधान, ठीक है ना। तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, संविधान का अवलोकन किया गया। मतलब अवलोकन किया गया कि मतलब क्या है कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, उनमें से कौन सी चीज़ें कैसे उन देशों के लोगों ने किन परिस्थितियों में बनाया है, उस चीज़ से सीख लेकर हमारे कुछ देशों में बनाई। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है ना। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। मूल अधिकार जो था वो अमेरिका से लिया गया। तो ये क्या चीज़ें हैं, किन परिस्थितियों में किस देश ने कौन कौन सी चीज़ें अपनाई बनाई, ठीक है ना, उन चीज़ों को समझा गया, ठीक है ना। उन पर बात विचार किया गया, विमर्श किया गया, ठीक है ना। उसको करने के बाद से ये चीज़ लिया जाता था। देखो तो ये क्या होता था कि संविधान में कोई भी चीज़ें जब बनती थी, किसी चीज़ पे चर्चाएं जब चलती थी तो ये एकाएक नहीं हो जाता था, उस पर विचार विमर्श किया जाता था। विचार विमर्श किया जाने के बाद अगर कोई चीज़ की कमी होता था तो उसमें नए चीज़ों को जोड़ा जाता था, उसका समायोजन किया जाता था। फिर इसके बाद से ही वह कानून के रूप में या अनुच्छेद जो हम आज देखते हैं वो सारी चीज़ों के रूप में वो तैयार होता था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे प्रारूप समिति कौन थे? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है ये आपको संविधान के निर्माता हैं, ठीक है ना, संविधान का पिता के रूप में मान सकते हैं इनको। तो आपको ये बता दिए कि प्रतीक के रूप में क्या था? हाथी का मुहर था, ठीक है ना, हाथी का चिन्ह वाला मुहर था। देखो इसको लिखने का कार्य जो था उसको एक सुलेखक बोलते हैं, कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर, सुलेखक। देखो जब चीज़ें जो थी, ठीक है ना, जब चर्चाएं होती थी, जो भी संविधान की बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, सारी चीज़ का रिकॉर्ड होता था, ठीक है ना। हर चर्चा, हर डिबेट्स, हर बातों को रिकॉर्ड किया जाता था। रिकॉर्ड करने वाले भी कई सारे लोग होते थे जो ठीक है इसको लिखते थे। अब देखो इसका एक इतना है कि लगभग 12 मोटी मोटी किताबें हैं, इन जो सारी इन चर्चाओं को जो है वो मतलब उसको संग्रहित करके संसद के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो जब संविधान निर्माण हो रहा था, जो भी बहस हो रही थी, जो भी चर्चाएं होती थी, वो सभी का रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। लगभग 12 उसकी बुकें हैं, मोटी मोटी बुकें हैं जो कि संसद के अंदर रखी गई हैं। अब इसके बाद से जो बात आती है, देखो उन सभी चीज़ों की आज भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि अगर किसी मुद्दे पर बहस जब होती है तो उसको भी देखा जाता है कि उस समय जो है ये किन परिस्थितियों में इसको लागू किया गया, उसके मतलब इसको लागू करने के पीछे उस समय की परिस्थिति क्या थी और भविष्य में क्या संभावनाएं उसको देखी गई कि इसको लागू किया गया, इस अधिकार को, इस कानून को लाया गया। ये सारी चीज़ों पे चर्चा होती रहती है। तो आप याद रखेंगे जब ये सारे चीज़ बन रहे थे, विभिन्न समितियां जो थी अपने प्रस्ताव के साथ अपने चीज़ों को ला रही थी, उस पर जो है सहमति बन रहा था, सब चीज़ें हो जा रही थी, फाइनल होते जा रही थी, तो उसको संविधान का स्वरूप दिया जा रहा था। तो इसमें कोई एक होगा ना जो अच्छी राइटिंग में आपको संविधान लिख के दे, ठीक है ना। अच्छी राइटिंग में कोई तो होना चाहिए कि जो ये आपको लिख के दे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सुलेखक। सुलेखक मतलब कैलीग्राफर,
ठीक है ना। कैलीग्राफर के तौर पर एक व्यक्ति का नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी और नारायण रायजादा, ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक नाम आता है, ठीक है ना, जो कि इन्होंने इसको लिखा था। बात समझ में आ रहा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि ये सुलेखक थे, इन्होंने लिखा था। इनके लेखक शैली क्या थी, लिखने की शैली क्या थी? तो लिखने की शैली मतलब होता है इटैलिक, ठीक है ना। देखो इटैलिक ये हम लोग स्ट्रेट लिखते हैं, इटैलिक मतलब ऐसे होता है जैसे देखो एक इंग्लिश में लिख दिए दिस ऐसे, एक इंग्लिश में लिख दिए दिस ऐसे, थोड़ा कर से मतलब ऐसे मुड़ कर, तो ये इटैलिक होता है। इटैलिक जो है 45 डिग्रीज के आसपास का ये मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो इसी टाइप का होता है इटैलिक, ठीक है ना। 45 डिग्री नहीं होता होगा, शायद कम होता होगा, 55 होता होगा, ठीक है, 55 या 75 होता, 75 होना चाहिए शायद। इटैलिक का जो होता है वो शायद 75 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पे लिखते हैं और ये 75 ऐसे ही कुछ रहता है इटैलिक का, शायद 75 ही होता है, ठीक है ना। तो ये इटैलिक में इसकी जो लेखन शैली है वह इटैलिक है, ठीक है। और देखो इसका जो मुख्य प्रारूपकर्ता है, मुख्य प्रारूपकर्ता, ठीक है ना, जो मतलब इसको ड्राफ्टमैन बोलते हैं ना, ठीक है ना, जो ड्राफ्ट के रूप में इसको तैयार किया था, ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकर्ता जो थे एल.एन. मुखर्जी थे। कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। बात समझ में आ रही है? एल.एन. मुखर्जी। अब देखो एक चीज़ था कि आप जब देखेंगे कि उसका जो मुख्य पृष्ठ हुआ करता था, मुख्य पृष्ठ या अन्य पन्नों पर काफ़ी उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, काफ़ी उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। तो इसका मूल संस्करण जो इसका था, उस मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण करने का काम जो था, ये मंदलाल बोस नाम का एक व्यक्ति थे, मंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर, ब्यूहर नाम मनोहर, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। मंदलाल बोस आप लिख लीजिए, मंदलाल बोस और ब्यूहर मनोहर, ठीक है ना, क्या ब्यूहर मनोहर, ठीक है ना, ब्यूहर इसमें छूट गया एक चीज, ब्यूहर राम मनोहर, ये दो व्यक्ति थे जो कि मूल संस्करण का जो इसका था उसका अलंकरण का कार्य किए थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी आपके कौन चीज, संविधान सभा का निर्माण, ठीक है ना। तो देखिए संविधान सभा का जो है कई सारे स्टेजेस हैं, ठीक है ना। तो संविधान सभा की जो कई सारे स्टेजेस हैं उसमें से आपको मैंने अभी पढ़ाया मूल संविधान का जो ये निर्माण था, ये निर्माण कैसे, वो प्रक्रियाएं क्या क्या थी, ठीक है ना। तो ये संविधान सभा के हम निर्माण के बारे में समझे, संविधान सभा का मांग पढ़ा, संविधान सभा का गठन पढ़ा, संविधान सभा का कार्यप्रणाली पढ़ लिए, संविधान सभा की समितियां पढ़ लिए, ठीक है ना। अब संविधान के प्रभाव में आया, ये भी हुआ, संविधान में क्या परिवर्तन हुआ ये। अब बच गया कि संविधान सभा के विरोध में आलोचनाएं कौन कौन सी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें। तो चलिए ये वीडियोज़ काफ़ी लंबा हुआ इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ा, आलोचना के बारे में हम बात करेंगे, कैसे को काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है, तो इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद से है हम पढ़ेंगे संविधान सभा की मुख्य विशेषताएँ और उसके बाद जो है कोई और चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन आप याद रखेंगे कि इस चैप्टर के बाद इसका एक प्रश्नोत्तर जो श्रृंखला चलेगा, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर का एक श्रृंखला इस वीडियोज के बाद चलेगा, आप लोग जरूर उसको देखेंगे। यानी संविधान निर्माण की ये जो मेन हमारी लेक्चर वीडियोज थी, इस वीडियो के बाद आप जो है इसका दूसरा पार्ट, ठीक है ना, संविधान सभा के निर्माण की, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर जो श्रृंखला है आप उसको देखेंगे। लगभग 70 के करीब जो है प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं, उन छूटी हुई चीज़ों को उसमें डिस्कशन के माध्यम से जो है मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप याद रखें, इसको देखने के तुरंत बाद, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसको देखेंगे। उसमें लुसेंट के भी कुछ प्रश्न रहेंगे जो लुसेंट बुक में दिए गए हैं, और उसके अलावा अन्य सभी बाहरी जो है प्रश्न दिए रहेंगे, और उस प्रश्न में आपको इस पूरी चीज़ों को फिर से दोहरा दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियोज़ को आप लाइक करें, पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, आप कम से कम 5 दोस्तों के पास इसको शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, गुड नाइट।